एक आदर्श परिवार का परिचय। राघव, सुहानी और उनका बेटा। बदलापुर, एक ऐसा शहर जो न तो इतना बड़ा था कि कोई उसमें गुम हो जाए और न इतना छोटा कि कोई किसी को पहचान न पाए। यहाँ की गलियों में अब भी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे और दुकानदार ग्राहक को नाम से पुकारते थे। इसी शहर के पुराने हिस्से में एक शांत सुंदर मोहल्ला था, शांतिनिकेतन कॉलोनी। यहाँ रहता था राघव त्रिपाठी, एक सरकारी बैंक में शाखा प्रबंधक, जिसकी जिंदगी अनुशासन और समय से चलती थी। पत्नी सुहानी, एक घरेलू महिला जिसने हाल ही में सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा था। उनका एक बेटा था, आरव, 8 साल का, पढ़ाई में होशियार और शरारतों में उस्ताद। राघव की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लगता था। सुहानी हमेशा से शांत स्वभाव की थी, बोलचाल कम लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। शादी को 10 साल हो चुके थे और उन 10 सालों में राघव ने कभी भी उसकी आंखों में शिकायत नहीं देखी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ बदला था। सुहानी देर रात तक मोबाइल में बिजी रहने लगी थी। कभी कहती एक नई महिला कम्युनिटी ज्वाइन की है, वहाँ चैटिंग चलती है। कभी कहती ऑनलाइन किताबें पढ़ रही हूँ। राघव ने कभी ज्यादा दखल नहीं दिया, लेकिन एक रात जब वह आधी नींद में उठा तो देखा सुहानी बिस्तर पर बैठी है। फोन की स्क्रीन उसके चेहरे को नीली रोशनी से नहला रही है और वह फुसफुसा रही है, हंस रही है। इतनी रात को भी? उसने पूछा। बस एक ग्रुप मीटिंग थी, सुहानी ने फोन छुपाते हुए कहा। अब सो रही हूँ। कुछ दिनों बाद राघव के ऑफिस में एक नया कंप्यूटर आया। उसी में टेक्निकल टीम से बातचीत करते हुए उसे कुछ टूल्स के बारे में पता चला, जैसे कि ऐप्स की एक्टिविटी को ट्रैक करना, कॉल लॉग्स और स्क्रीन रिकॉर्डर्स। वो सिर्फ उत्सुक था या शायद कहीं अंदर से सतर्क भी। शाम को उसने अपने पुराने मोबाइल को उठाया जो अब घर में बेकार पड़ा था। उसमें कुछ ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दिए। अगले दिन उसने मौका देखकर सुहानी का फोन कुछ मिनटों के लिए अपने पास लिया, चार्ज करने के लिए कहकर। बस वही पल काफी था। उसने वो ऐप इंस्टॉल कर दिया जो चुपचाप सब स्क्रीन रिकॉर्ड करता था। 3 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। तीसरी रात को जब राघव ने अपने फोन में रिकॉर्डिंग देखी तो उसके होश उड़ गए। वीडियो में सुहानी कैमरा ऑन करके बैठी थी, चेहरे पर हल्की मेकअप, आंखों में एक अजीब सी चमक। वो किसी से बात कर रही थी। स्क्रीन पर कोई चैट बॉक्स खुला हुआ था, पर उसका चेहरा एकदम सामान्य था। कभी मुस्कान, कभी थोड़ी सी चिंता और कभी डर। उसने कुछ शब्द पढ़े। कल की बात को भूल जाओ, अब बस एक आखिरी काम बचा है। क्या तुम तैयार हो? लाइव रहना ताकि मैं देख सकूं। सुहानी ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसके बाद उसने कैमरा घुमा दिया किचन की ओर। वीडियो वहीं खत्म हो गया था। राघव परेशान हो गया। किससे बात कर रही थी सुहानी और क्यों लाइव रहना जैसी बात की गई थी? वो मन ही मन सोचता रहा, कहीं ये मजाक तो नहीं, या फिर कोई ऑनलाइन फ्रॉड या कोई और। उसी दिन दोपहर में शांतिनिकेतन कॉलोनी में हड़कंप मच गया। गली नंबर 7 में रहने वाली एक विधवा महिला प्रेमा देवी मृत पाई गई थी। सिर पर चोट का निशान था। पुलिस ने इसे लूट की वारदात बताई, लेकिन घर से कुछ खास सामान गायब नहीं था। उस वक्त कॉलोनी के सभी लोग घरों में थे, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं। राघव की बेचैनी अब डर में बदल रही थी। रात को उसने फिर सुहानी की गतिविधियों पर नजर रखी। अब की बार वो बस पढ़ रही थी या कम से कम दिखावा कर रही थी। लेकिन एक बात साफ थी, वो हर रात किसी से चैट करती थी, कैमरा ऑन करती थी और कभी कभी कोई दिखता नहीं था, लेकिन उसके जवाब आते थे। 3 दिन बाद पुलिस ने एक नोटिस लगाया। हत्या के समय कोई व्यक्ति लाइव चैट या वीडियो कॉल पर था तो कृपया पुलिस से संपर्क करें, क्योंकि यह हत्या कैमरे के सामने हो सकती है। राघव का दिल धड़क गया। क्या वही चैट, वही लाइव वीडियो जिसमें सुहानी थी, पर वो तो घर पर ही थी? या फिर राघव खुद जांच शुरू करेगा? राघव अब हर चीज को शक की नजर से देखने लगा था। सुहानी की हर मुस्कान में उसे रहस्य लगता, हर छोटी बात में कोई संकेत, लेकिन सबूत अभी कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा था। उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग फिर से चेक की। चैट में एक नाम बार बार आ रहा था, आरके। कभी कभी आरके की तरफ से सवाल आते तो कभी आदेश और सुहानी हर बार चुपचाप मानती जा रही थी। आरके, अगले हफ्ते सब तय है। सुहानी, मुझे डर लग रहा है। आरके, बस उस रात लाइव रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। राघव का माथा ठनक गया। क्या वो रात
वही हत्या वाली रात तो नहीं? राघव ने अब तय कर लिया वो खुद अपनी पत्नी की जासूसी करेगा। सुहानी को बिना बताए उसने एक पुराना लैपटॉप लिया और उस मोबाइल की सारी चैट लॉग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसमें ट्रांसफर की। इसके बाद उसने पुलिस की वेबसाइट पर जाकर हत्या की रात का टाइम स्टैम्प देखा, रात 11:08 PM। राघव दौड़कर अपने रिकॉर्डिंग फोल्डर में गया। उस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग 10:50 PM से 11 से 25 PM तक थी। उसने वीडियो प्ले किया। सुहानी कैमरे के सामने बैठी थी। पहले कुछ हल्की फुल्की बातें कर रही थी, फिर अचानक आरके, तैयार हो? सुहानी, हाँ। उसके बाद सुहानी कमरे से उठी और कैमरा छोड़कर बाहर चली गई, लेकिन आवाजें आती रहीं, दरवाजा खुलने की, पैरों की चुपचाप आहट, कोई धातु की चीज खिसकने की, फिर एक हल्की चीख और फिर सन्नाटा। 2 मिनट बाद सुहानी वापस कैमरे के सामने आई। चेहरे पर हल्का पसीना था और मुस्कान नहीं, चेहरा बुझा हुआ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आरके, सब हो गया? सुहानी, हाँ। राघव की सांसें थम गईं। क्या उसने खुद मर्डर किया? लेकिन राघव ने खुद देखा था, उस रात वो घर से बाहर नहीं गई थी। फिर ये कैसे संभव था? क्या सब कैमरा ट्रिक है या कोई और? उसे याद आया, उसी रात सीसीटीवी कैमरा कॉलोनी के गेट पर खराब था। मतलब अगर कोई बाहर गया तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब एक नया शक उसके मन में उठा, क्या आरके असल में कोई और है जो इस सब का मास्टरमाइंड है? राघव ने आरके की पहचान जानने की ठान ली। उसने चैट लॉग के ईमेल एक्सपोर्ट में भेजे गए लिंक और फाइलों की गहराई से जांच की। एक फाइल में स्क्रीनशॉट जैसा कुछ था, जहां आरके की प्रोफाइल फोटो धुंधली सी दिख रही थी। राघव ने उसकी क्लियर इमेज आई टूल से रिकवर की। जो चेहरा सामने आया वह चौंकाने वाला था, नीरज। नीरज, वही जो पास की जिम में ट्रेनर था, कॉलोनी में ही रहता था, मजबूत, स्मार्ट और हौसमुख। अक्सर सुहानी की तारीफ करता था और कई बार डिलीवरी लेने घर भी आया था जब राघव ऑफिस में होता। राघव का सिर घूम गया। क्या नीरज और सुहानी के बीच कुछ चल रहा था? क्या यह हत्या प्रेमा देवी की नहीं बल्कि एक रुकावट की थी? उसने सीसीटीवी रिपेयर कंपनी से बात की, उस रात की फुटेज रिकवर हो सकती है या नहीं, लेकिन जवाब मिला, उस दिन तो सिस्टम पूरी तरह डाउन था। अब राघव के पास एक ही रास्ता था, खुद नीरज से मिलना। जिम में नीरज हमेशा की तरह सामान्य था। अरे सर, कैसे हैं? कुछ खास बात? बस यार, सुहानी कह रही थी तुम अब घर नहीं आते। राघव ने हौसी में कहा। अरे नहीं, वो तो अब खुद ही बहुत बिजी हैं। ऑनलाइन कुछ बड़ा काम कर रही हैं शायद। हाँ, कोई आरके है, जानता है तू? नीरज का चेहरा एक पल को ठिठक गया। नहीं तो वो शायद किसी फ्रेंड का निकनेम है। राघव को यकीन हो गया नीरज ही आरके है। रात को राघव ने सुहानी से बिना कहे उसके मोबाइल में फिर से ट्रैकिंग ऐप खोला। अब की बार चैट में एक नया मैसेज था, आर्क, अब कुछ हफ्तों तक शांति रखो, कोई सबूत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। सुहानी, मुझे अब पछतावा हो रहा है, वो बेकसूर थी। बेकसूर? राघव चीख पड़ा मन ही मन। मतलब सुहानी जानती थी कि हत्या हुई है और वो मूक दर्शक नहीं थी बल्कि हिस्सेदार। अगले दिन पुलिस ने कॉलोनी में फिर पूछताछ की। राघव ने तय किया अब वो सुहानी से खुद सच उगलवाएगा। रात को उसने स्क्रीन पर आरके और सुहानी की सारी चैट चला दी और टीवी से कनेक्ट कर दिया। जब सुहानी कमरे में आई और देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये तुमने कैसे? मुझे सब पता है सुहानी, अब सच बताओ तुमने क्या किया उस रात? सुहानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने राघव की ओर देखा और कहा, मैंने किसी को मारा नहीं, लेकिन मुझे पता था और मैं रोक नहीं सकी। सुहानी ने जो कहानी सुनाई वो और भी खौफनाक थी। नीरज यानी आरके उससे सोशल मीडिया पर मिला था। धीरे धीरे उसने सुहानी को इमोशनल सपोर्ट देना शुरू किया। कहा, तुम अकेली हो, तुम्हारा पति तुम्हें समझता नहीं, मैं तुम्हें समझता हूँ। फिर नीरज ने बताया कि प्रेमा देवी उसके पुराने दुश्मन की माँ है जो एक केस में गवाह रही थी। वो उन्हें डराना चाहता था। सुहानी को उसने कहा, बस कैमरा ऑन रखो ताकि मेरी तरफ से अलिबाई रहे, तुम घर में रहो, मैं अपने काम पर रहूंगा। लेकिन असल में वो उसी दौरान घटना को अंजाम दे रहा था। सुहानी को तब तक सब सच नहीं पता था, लेकिन उस रात जब वो लौटी और आरके का मैसेज आया, सब हो गया। तब उसे समझ आया कि ये डराना नहीं था, ये हत्या थी।
राघव के लिए यह एक दुस्वप्न था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शांत और सधी हुई पत्नी सुहानी किसी अपराध की साजिश में इवन अगर अनजाने में ही सही शामिल हो सकती है। पर अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निपटने का समय था। सुहानी, अब तुम चुप नहीं रह सकती, राघव ने शांत स्वर में कहा। हमें पुलिस को बताना होगा। नहीं, सुहानी चीख पड़ी। अगर मैं पुलिस के पास गई तो वो मुझे भी शामिल मानेंगे। मैं घर से निकली नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी नीरज क्या करने जा रहा है। मैंने उसे रोका नहीं, और वो लाइव चैट सब मेरे खिलाफ जाएगा। राघव चुप रहा। भीतर ही भीतर वो जानता था कि सुहानी की बात में दम है, लेकिन यह मामला केवल अपराध का नहीं था। अब यह एक इंसान के चेहरे की परतें उतारने की कहानी बन चुकी थी। राघव ने तय किया कि वह नीरज को बेनकाब करेगा, ऐसे नहीं कि सुहानी फंसे, बल्कि ऐसे कि सच सबके सामने आए। उसने एक नकली चैट प्रोफाइल बनाया, नाम रखा रीना कपूर और तस्वीर किसी मॉडल की। इस प्रोफाइल से उसने नीरज को मैसेज किया, आर्क, मैंने सुहानी से सब सुना है। तुम बहुत होशियार हो। क्या अब मैं तुम्हारी अगली पार्टनर बन सकती हूँ? नीरज का जवाब देर से आया, लेकिन आया। तुम्हें सुहानी ने भेजा है क्या? या तुम असली में काम करना चाहती हो? राघव अब जाल बुन रहा था। एक ओर वह नीरज से चैट करता रहा, दूसरी ओर उसने अपने पुराने मित्र आकाश यादव, जो कि एक स्वतंत्र पत्रकार था, को पूरी बात बताई। आकाश ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई। राघव ने कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि नीरज कैमरे पर खुद कबूल करे कि उसने क्या किया। मैं उसकी बात रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन इस बार कानून के दायरे में। आकाश और राघव ने एक प्लान बनाया। रीना कपूर के नाम से नीरज से एक मीटिंग फिक्स की गई। जगह तय हुई, शहर से बाहर एक पुराने कैफे में, जहां सीसीटीवी नहीं था। राघव वहां एक महिला मित्र, आकाश की कलीग, के साथ गया, जो रीना बनकर बैठी। राघव पास ही एक कार में बैठा रहा, जिसमें कैमरे और माइक्रोफोन छुपा हुआ था। कैफे में रीना ने नीरज से सवाल पूछे चालाकी से। रीना, तो तुमने वो औरत को मार दिया? नीरज हौंसते हुए, नहीं, मैंने तो बस गेम खेला। औरत मरी और सुहानी फंसी। मास्टर स्ट्रोक था। रीना, सुहानी को क्यों फंसाया? नीरज, क्योंकि जब कोई औरत डरती है तो वो बस मुझसे चिपक जाती है, और मुझे यही चाहिए था। ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। कैफे से बाहर निकलते ही नीरज को एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस पहले से वहां थी। आकाश ने पहले ही खबर कर दी थी। नीरज को हिरासत में लिया गया। राघव ने वीडियो फुटेज, चैट लॉग्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब पुलिस को सौंप दिए। अब मामला अदालत में था। पुलिस जांच के अनुसार हत्या की रात नीरज ने एक पुरानी चाबी से प्रेमा देवी का दरवाजा खोला। उसने हेलमेट पहन रखा था। वारदात से ठीक पहले उसने सुहानी को लाइव किया, ताकि वो साबित कर सके कि वो ऑनलाइन था। कैमरा एंगल और पीछे की आवाजें उसने पहले से तय की थीं। सुहानी भले ही सीधे हत्यारी न हो, लेकिन उसे सच्चाई छुपाने के आरोप में गवाह बनाया गया। अदालत में जब केस चला तो नीरज ने मुकरने की बहुत कोशिश की, पर जब वीडियो में उसका खुद का कबूलनामा सामने आया, उसकी हौंसी, उसकी बातें, उसकी प्लानिंग, तो जज ने कहा, यह न सिर्फ हत्या है, बल्कि एक चालाक साइबर क्राइम भी है, जहां डिजिटल एलिबाई बनाने की कोशिश की गई। कोर्ट आरोपी नीरज को उम्र कैद की सजा देता है। सुहानी को अदालत ने चेतावनी के साथ छोड़ दिया, लेकिन सामाजिक रूप से उसका जीवन बदल चुका था। राघव ने उसे माफ कर दिया। तुम्हारी गलती ये नहीं थी कि तुमने मर्डर किया, राघव ने कहा। गलती ये थी कि तुमने डर के कारण सच छुपाया, और शायद खुद को भी। लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो, और एक नई शुरुआत के लिए तैयार होनी चाहिए। महीनों बाद राघव और सुहानी एक काउंसलिंग प्रोग्राम में भाग लेने लगे, जहां रिश्तों में आए अंधेरे और अपराधबोध से उबरने में मदद दी जाती थी। आरव अब बड़ा हो रहा था। उसने इन महीनों में सवाल पूछना बंद कर दिया था। वो अब सिर्फ माँ और पापा के चेहरे देखता था और उनके बीच की शांति महसूस करता था। समय के साथ घाव भरने लगते हैं, पर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो त्वचा से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। हत्या का केस सुलझ गया था। नीरज जेल में था। सुहानी अब अदालत में सरकारी गवाह थी, और राघव, वो भी अब पहले जैसा नहीं रहा। कॉलोनी में लोग अभी भी कानाफूसी करते थे। कुछ कहते, देखा था ना, वो औरत हर वक्त मोबाइल में रहती थी। तो कुछ बोलते, बेचारी सुहानी फंस गई किसी के जाल में। लेकिन जो किसी को नहीं पता था, वो था सुहानी का अपना अंतर्द्वंद।
वो अब भी हर रात उठती, कुछ देर चुपचाप बैठती और खुद से एक ही सवाल करती, अगर मैं उस रात चुप न रहती तो क्या एक जान बच सकती थी। एक दिन दोपहर में राघव ने देखा कि सुहानी फिर से फोन में खोई हुई है। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। अब किससे बात कर रही हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे नहीं, एक एंगो की वेबसाइट देख रही थी, सोच रही हूँ कुछ मदद का काम शुरू करूँ, सुहानी ने जवाब दिया। राघव को राहत मिली, लेकिन वो भूल नहीं पाया कि एक बार यहीं से सब शुरू हुआ था। उसी रात एक अनजान नंबर से राघव के मोबाइल पर एक ईमेल आया। सब्जेक्ट था शी स्टिल लाइज, वो अब भी झूठ बोल रही है। नीचे एक लिंक था, एक अनलिस्टेड वीडियो लिंक। राघव ने झिझकते हुए क्लिक किया। वीडियो खुला और उसमें एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी। वही चैट बॉक्स, वही लाइव वीडियो, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक विंडो खुलती है और उसमें लिखा होता है, आरके तुम खुद क्यों नहीं कर सकती? सुहानी, क्योंकि मैं डरती हूँ, मैं बस तुम्हें गाइड कर सकती हूँ। आरके, तुमने कहा था वो औरत हमें पहचानती है। सुहानी, हाँ, इसलिए वो हटानी जरूरी है। राघव की आंखें फैल गईं। मतलब सुहानी को सिर्फ शक नहीं था, वो प्रेमा देवी को हटवाना चाहती थी। अब राघव का दिल दो हिस्सों में बौंट गया। एक ओर वो चाहता था कि सुहानी को एक और मौका दे, दूसरी ओर ये नया वीडियो, इसने सब उलट दिया था। राघव ने ये वीडियो आकाश को भेजा। आकाश ने जवाब दिया, ये नया है लेकिन फर्जी भी हो सकता है, डीप फेक बहुत आम हो गया है। राघव ने वीडियो की मेटाडाटा जांच की, तारीख वही थी, चैट भी असली लग रही थी, पर इसका कोई पुख्ता स्रोत नहीं था। यह वीडियो सिर्फ ईमेल से आया था, बिना किसी आईडी, बिना किसी सबूत के। राघव ने सुहानी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसके व्यवहार में बदलाव आ गया था। नजरों में सावधानी, बातों में दूरी। सुहानी ने महसूस किया, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? उसने एक दिन पूछा। राघव ने कहा, तुम भी। फिर दोनों चुप हो गए। कुछ दिनों बाद पुलिस के साइबर सेल से कॉल आया। राघव जी, आपके मेल पर आया जो वीडियो था, उसकी ओरिजिन हमने ट्रेस की है। कहाँ से? राघव ने पूछा। जेल से, नीरज के सेल से। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने बताया कि नीरज ने जेल में रहते हुए ही वो वीडियो भेजा था जिसे वह पहले ही रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन अब उसने एडिट करके भेजा था। उन्होंने टेक्निकल रिपोर्ट में बताया, ऑडियो को मॉर्फ किया गया था। मूल चैट में हटानी जरूरी है जैसी कोई लाइन नहीं थी। वीडियो भेजने के पीछे मकसद था सुहानी और राघव के रिश्ते में जहर भरना। नीरज ने जेल में राघव का इंटरव्यू देखा था। उसने कहा था, मैं अपनी पत्नी पर अब भी भरोसा करता हूँ। नीरज को यही बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने डिजिटल तरीके से एक आखिरी वार किया। राघव ने ये सब सुना और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुहानी चुपचाप पास आई। अब भी भरोसा करोगे मुझ पर? उसने पूछा। राघव ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि असली सन्नाटा बाहर नहीं, अंदर होता है, और उससे लड़ने के लिए साथ चाहिए, शक नहीं। कुछ महीने बाद सुहानी अब गो के लिए काम कर रही थी, साइबर सुरक्षा और घरेलू हिंसा के खिलाफ। राघव ने एक ब्लॉग शुरू किया, अंडरनीथ द साइलेंस, जहां वो ऐसे ही अपराधों और मानसिक जाल की कहानियां लिखता था। आरव अब 9 का हो चुका था। कभी कभी पूछता, मम्मी वो पुरानी वाली कॉलोनी कब जाएंगे? राघव और सुहानी एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा देते। अब नहीं बेटा, वहाँ बहुत शोर था। अब हम वहाँ रहते हैं जहाँ सन्नाटा भी कुछ कहता है।